एवरीवन। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है माई चाइल्डहुड एंड इट इज वन ऑफ माय फेवरेट। मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बोल चुका हूँ, ये जो माई चाइल्डहुड है ये ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम और उन्हीं के उस ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है माई चाइल्डहुड। ठीक है ना। तो ऑलरेडी मैं आपको बहुत पहले एक बात बोला था, आप लोग को याद होगा कि ऑटोबायोग्राफी और मैंने जो बायोग्राफीज की भी बात करी थी हिंदी में भी और इंग्लिश की भी कि आपको पढ़नी है एपीजे अब्दुल कलाम की। याद रखिए इस दुनिया में ना बहुत कम लोग होते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की तरह जो आते हैं और पूरे जनरेशन को, सिर्फ एक जनरेशन को नहीं, पूरे जनरेशन को, चाहे वो किसी भी टाइप का जनरेशन हो, फ्रॉम वेरी यंग टू ओल्ड, सभी को इंस्पायर करते हैं। तो उनका चाइल्डहुड क्या कैसे बीता, इतना मजेदार है उनकी, मतलब आप अगर वो बुक पढ़ लिए रहते तो शायद आपको ये माई चाइल्डहुड वाला चीज आपको बिल्कुल इजी लगता, कोई बड़ा ट्रबल नहीं था। खैर कोई बात नहीं, फिर भी मैं इसमें इस चीज को समझाऊंगा। लेकिन याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे लोग हैं जो एक भगवान का दूसरा रूप ही आप कह सकते हैं, मतलब जिनके नाम पे आज तक ना कोई दाग ना कोई कुछ, न कहीं पूरी जिंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर दी है। उन्हीं की चाइल्डहुड है, उनका बचपन कैसे बीता, ये सारा चीज है। तो आप अगर एक बार उनका सुन भी लिए स्टोरी तब भी आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। और फिर भी मैं आपको यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपको बताऊं और पूरे क्लियर तरीके से समझा भी दूं, क्योंकि उनका बायोग्राफीज ऑटोबायोग्राफीज दोनों मैंने पढ़ा हुआ हिंदी इंग्लिश में। तो आई होप कि मैं थोड़ा अच्छे ढंग से आपको समझा पाऊंगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो माई चाइल्डहुड में सबसे पहले इनका आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उस मुझे चूंकि उतना ही तक बताना पड़ेगा आपको, लेकिन इनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि आप मतलब जितना पढ़ते जाएंगे ना आप कभी बोर महसूस नहीं कर सकते और आपको एक ऐसा इंस्पिरेशन मिलेगा कि यू विल फाइंड आउट कि यार मतलब क्या जिंदगी उन्होंने मतलब दूसरों को दिया है या सिखाया है या उनसे क्या सीखने को मिलता है। सबसे फर्स्ट रामेश्वरम में तो इनका डेट ऑफ जो बर्थ है, चेन्नई रामेश्वरम तमिलनाडु आप कह लीजिए, रामेश्वरम इनका बर्थ प्लेस है। तो अपने ये बताते हैं कि मेरा बर्थ प्लेस भी एक नॉर्मल एवरेज मिडिल क्लास की तरह ही था, शायद बिलो मिडिल क्लास भी था। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि मेरे अंदर मेरे पापा, इनके जो पापा थे जैनुल आबदीन जो इनके अब्बा, तो ये जो थे इनसे उनको बहुत कुछ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, ये सब ईमानदारी, ये सब उनके पापा से सीखने को मिला। क्योंकि इनके पापा कुछ बड़े तो नहीं थे लेकिन एक साधारण होते हुए भी लोगों का उन पे काफी विश्वास था, मतलब जैसे कुछ ऐसे। और वो दूसरा इन्होंने बोला कि मुझे जो दयालु नेचर, मैं किसी पर दया करता हूँ, ऑनेस्टी के साथ साथ जो हमारा काइंडनेस है वो मुझे अपनी मम्मी से मिला, यानी कि मेरी जो मम्मी हैं उनसे मिला। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि मेरे अब्बा जो हैं जनरली वो जब जाते थे मस्जिद में तो कभी भी मस्जिद, वो लोग तीनों 3 से 4 लोग दोस्त थे, जिसमें जो उनके मंदिर के भी जो पुजारी वो उनके दोस्त हुआ करते थे और जो क्रिश्चियन चर्च के थे वो भी तीनों दोस्त हुआ करते थे और तीनों आपस में डिस्कस करके देखते थे कि समाज कैसे आगे बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा। सोचिए कितना मजेदार चीज था। आज के समय में लोग धर्म के लिए ये वो करते हैं, उस समय इतना ओपननेस होना और इतने सादगी से ये बोलते हैं कि मेरे अब्बा पे, मेरे पापा पे लोगों को इतना विश्वास होता था कि जब भी इनको कोई चीज हो जाता था तो उनको लगता था कि मेरे पापा अगर इस चीज को छू के उन्हें देते हैं तो एक अमृत की तरह काम करता है, बहुत लोगों का ठीक हो जाता था। तो बेसिकली वो ये कहना चाहते थे कि लोगों का भरोसा था और उनके अब्बा भी कहते थे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, ये सब ऊपर वाले की ही देन है, बस लोगों को मुझ पे विश्वास दिखता है तो बस वही चीज मेरे लिए काफी है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। दूसरा चीज ये लोग जनरली वही बोलते हैं कि एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, हर बच्चा कुछ अपना सोशल इफेक्ट, हर किसी का जब जन्म लेता है तो मम्मी पापा का कैरेक्टर उसके अंदर, फिर समाज का, फिर आपस माहौल इन्वायरमेंट का आता ही आता है। ये सुबह 3 से 4 बजे उठते थे क्योंकि इन्हें मैथ्स के ट्यूशन के लिए जाना होता था और फिर वहां से आते थे और आने के बाद फिर वो अखबार का जो है मदद करते थे, अपने जो इनके दोस्त हैं उनके मदद करते थे अखबार को, क्योंकि उस समय एक वर्ल्ड वार के कारण सब कुछ सिचुएशन जो है चेंज हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, और अखबार उस समय भी बेच के मतलब मदद करते थे अपने, जो उनको मदद करते थे, जो उनके कजन ही आप समझ लीजिए, कजन उनको मदद करते थे। और उसके बाद ये फिर आते थे और फिर उधर से स्कूल जाकर फिर आते थे, जब तक इस मतलब सुबह में जाते थे और फिर स्कूल से शाम तक आते थे और जब तक आते थे इनकी हालत खराब होती थी तो बोलते कि मेरी माँ जो है वो मेरे लिए नारियल की चटनी और उस पर वो बना के रखती थी और मुझे वो काफी सुकून मिलता था जब मैं खा लेता था। तो जब मेरी माँ जब मैं थका हुआ था और मेरी माँ अपने हाथों से मेरे सर पे जब हाथ फेर के और बोलती थी कि तू थक गया है रुक जा मैं तेरे लिए लाता हूँ, तो वो जो खुश नसीबी, वो जो इमोशनल कनेक्शन है उनका वो काफी बढ़िया है।
दूसरी चीज वही बोलते कि मेरा बचपन बच्चों जैसे नहीं बीता जहाँ मैं मौज मस्ती कर सकता था। हालांकि मैं शरारती तो जरूर था स्कूल में, लेकिन मैं पढ़ने में कभी भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि मेरे अब्बा और मेरे वो हमेशा घर में एक ही चीज होती थी कि पढ़ाई का जो है वो अलग ही माहौल था। एक किस्सा भी उन्होंने आपस में ये सुनाया है कि जब वो लोग थे और एक हिंदू के साथ उनकी दोस्ती हो गई थी, तो एक वहाँ पे हिंदू प्रोफेसर आए थे उसी जो आप टीचर कह रही थी उसी स्कूल में, तो उन्होंने इनके पास बैठने से मना कर दिया था। उन्होंने उसको उठाकर बोला कि तुम इसके पास क्यों बैठे हो, और अब्दुल कलाम को उन्होंने पीछे भेज दिया। तो वो बड़ा अजीब सा इनको महसूस हुआ, और जब ये आए अपने अब्बा को ये बात बताए, तो उसके बाद उन्होंने मंदिर के पुजारी, क्रिश्चियन सभी लोगों ने मिलकर उस टीचर को बुलाया और बुला के उनको समझाया गया, तब जाकर हो। तो आप सोचिए कितना अच्छा था कि वहाँ कोई धर्म का कोई भी भेदभाव नहीं था। फिर कल से वो लोग 7 क्लास में बैठना शुरू कर दिए। दोस्तों इसमें लाइन है जो ये बोलते भी है कि आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, जो कि लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ स्पेशल इनको। लक्ष्मण शास्त्री जो थे वो मंदिर के पुजारी, ठीक है ना, और वही मंदिर के पुजारी और ये सब आपस में मिलकर टीचर को बुला के इन्होंने समझाया, जो कि एक बहुत ही कमाल की बात थी। ऑन द होल ए स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वर आर वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पहली बात तो बोलते हैं कि सब भले ही कुछ भी था, लेकिन रामेश्वर में जो धर्म या जाति का भेदभाव है काफी कम था। मतलब एक स्ट्रिक्ट था जहाँ पे कोई धर्म और इसका भेदभाव नहीं किया जाता था। One day, he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to in a ritually pure kitchen. She refused to serve him in the kitchen. फिर उसके बाद है शिव सुब्रमण्य अय्यर was not, but would not did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down inside me to eat his meal. अब ये जो सुब्रमण्यम है, जो यहाँ पे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, ये बुला के अब्दुल कलाम को अपने घर पे और खिलाती। इनकी वाइफ हालांकि बोलते हैं मुस्लिम बॉय कैसे यहाँ पे आ गए, लेकिन खुद अपनी उस वाइफ को, मतलब अपनी वाइफ को ये उस ढंग से नहीं डांटते हैं, बट फिर भी वो उनको समझा के और फिर अपने साथ बैठा कर उनको खिलाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है कि join him for dinner again and next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying once you decide to change the system, such problems have to be confronted. वही बोल रहे हैं, उस खाना खिलाने के बाद सिर्फ उन्होंने बोले कि तुम फिर से डिनर करने के लिए आना। और चूंकि अब्दुल कलाम हेजिटेट कर रहे थे, उनको बेकार लग रहा था कि इस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हैं उनकी वाइफ, और लेकिन फिर भी ये अच्छे से पेश आया। फिर भी ये बोले सुब्रमण्यम अय्यर कि जब तुमने सोच लिया है कि सिस्टम को चेंज करना है, तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स होते रहेंगे, तुम उसके लिए टेंशन मत लो। अगर तुम एक बार सोच लो कि चेंज करना है तो प्रॉब्लम्स विल बी गेटिंग, मतलब प्रॉब्लम्स आएगा ही आएगा। उसके बाद है once he decided to change, शिव सुमन अय्यर वाइफ took me inside her kitchen and served me food with her own hand. दोबारा जब वो गए तो फिर उनकी वाइफ जो है अपने हाथों से फिर खिलाती है एपीजे अब्दुल कलाम को। क्या मतलब नजारा है। Then the second world war was over and India's freedom was imminent. India will build their own India, declared Gandhi ji. The whole country was filled with ऑप्टिमिज्म। अब चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब होने के बाद खत्म हुआ तो लगा कि अब इंडिया बिल्कुल आजाद हो जाएगा, और सभी लोग खुश भी थे।